हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एक नया फेज देने की कोशिश कर रहे होंगे। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है मायरा स्टडी पॉइंट और हम लोग मिलकर की तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर हम सक्सेस हों तो सभी सक्सेस हों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और आपको पता है कि मेरे ये जो वीडियोस हैं ये बैंक की तैयारी करने वालों के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे, टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं तो उनमें तो और ज़्यादा डीप नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी मेरे नोट्स में आप एवरेज नॉलेज, आपको एवरेज कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप वन लाइनर वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको वन लाइनर भी मिल जाएंगे और आपको मतलब आपके लेवल का कंटेंट जो है इसमें मिल जाएगा। तो मैं आगे कुछ वीडियोस में कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर सकूं, मगर उससे मेरा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक वन संसाधन आकलन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वन संसाधन हमारे पूरे भारत देश में कुल वन जो जंगल है कुल कितने परसेंट है, और जितने परसेंट जंगल हमारे पास हैं हम उन्हें बचा पा रहे हैं या उन्हें नष्ट कर रहे हैं, आज हम किस लेवल पर हैं 2025 में, उसकी ये रिपोर्ट है। आकलन का मतलब होता है हम किसी को भी जज करना, किसी को भी आकलन का रिजल्ट, एक तरह से हम उसका टेस्ट करते हैं कि आज पहले की उसकी स्थिति क्या थी और आज की इसकी स्थिति क्या है। तो आज हमारा जो वैश्विक वन संसाधन आकलन में हम 9वें स्थान पर हैं और ये रिपोर्ट जारी करता है FAO, और वार्षिक वन लाभ के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं, मतलब पूरे विश्व में हमारा 9वां स्थान है और वार्षिक वन लाभ के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत है। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में जो वन संसाधन में नंबर फर्स्ट आता है वो है रशिया। विश्व में सबसे ज्यादा वन रूस में है, जिसके पास लगभग 815 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र है और यह पृथ्वी के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा है, जिसमें से अधिकांश भाग साइबेरियाई टैगा में स्थित है। तो सबसे बड़े वन क्षेत्र के साथ यह पहले स्थान पर है, नंबर फर्स्ट पर है। आइए हम आते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काबुल मिशन क्यों चर्चा में है? काबुल मिशन, जैसा कि आपको पता होगा कि काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, तो ये अभी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास में अपग्रेड किया है। जो हमारी एम्बेसी, मतलब पहले जो हमने अफगानिस्तान में अपना एक मिशन चला रखा था तालिबान अधिग्रहण के पहले, उसे अब हमने अपने भारतीय दूतावास में चेंज कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद इसके बाद से हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी जो है अफगानिस्तान में कुछ कम कर दी थी, लेकिन अब जो है मामला कुछ ठीक है, तो इस वजह से हमने अपना पहला औपचारिक राजनयिक विस्तार करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान का विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं रॉड्रिगो पॉज, और इसको याद करने की जो मैंने ट्रिक दी है वो है पारो बोली, पास से पॉज और रॉड्रिगो, रो से रॉड्रिगो और बोली से बोलीविया, जिससे आपको याद रहेगा कि बोलीविया और रॉड्रिगो पॉज।
तो आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बोलीविया, जैसे मान लीजिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ये भी जानने की कोशिश किया करिए कि बोलीविया कहाँ पर है, किस देश में है, कैसे, मतलब इसके विषय में कि इसकी राजधानी क्या है। तो बोलीविया जो है वो साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, और इसकी राजधानी है दक्षिण अमेरिका सुक्रे जो है वो इसकी संवैधानिक और ऑफिशियल राजधानी है, जबकि ला पाज जो है ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी का मतलब जहाँ पर हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो इस तरह से बोलीविया की दो राजधानियां हैं, आप मान सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। खुदरा क्षेत्र में ऐतिहासिक बिक्री दर्ज की गई है, यह कितनी है? तो आपको पता है कि अभी जब से नवरात्र है, नवरात्र शुरू हुई है, फिर दशहरा आया, फिर दीपावली आई, तो इस बीच में लोग क्या होते हैं कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस मैन होते हैं, व्यापारी गण होते हैं, उनके बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो खुदरा क्षेत्र में ऐतिहासिक बिक्री इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि इस समय पे जो वस्तुओं में जो खरीदारी है वो वस्तुओं में 5.4 लाख करोड़ और सेवाओं में 65,000 करोड़ की जो बिक्री दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। पिछले साल जो है इतना नहीं था, इस बार 25% अधिक बिक्री हुई है, इसलिए खुदरा क्षेत्र जो है इस समय बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। SAIME एक्वाकल्चर मॉडल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सैमा एक्वाकल्चर मॉडल जो है वो सुंदरबन में स्थापित किया गया है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। तो आइए हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये सेमा मॉडल को FAO की वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसने वैश्विक मान्यता दी है। इसलिए क्यों दी है? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, उस सुंदरबन डेल्टा में हम झींगा पालन करें, इसलिए, है ना। तो इसमें क्या है कि सेमा मैंग्रोव इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि मॉडल को मैंग्रोव क्षेत्र में झींगा पालन बढ़ाने हेतु बनाया गया है। इसका विकास विकसित है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है कि मैंग्रोव की सुरक्षा करना, नीले कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्थानीय किसानों को सशक्त बनाना, और किसानों की बाजार तक पहुंच को बढ़ाना। इसमें एक वर्ड आया है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्लू कार्बन जो है वो आपको पता है, इसके नाम से ही लग रहा होगा, ब्लू मीन्स नीला। तो वह कार्बन जिसे महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव हो गए और नमक दलदल हो गए, समुद्री घास होती हैं, के मैदान वायुमंडल से अवशोषित करके संग्रहित करते हैं। तो ब्लू का मतलब ही है पानी, मतलब पानी में उपजने वाले जो भी पौधे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से जो भी वायुमंडल की कार्बन को अवशोषित करते हैं, तो उसे हम ब्लू कार्बन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेमैक्स 25 क्या है? तो जेमैक्स का पहले बात हम इसके नाम से ही पता कर लेंगे कि जेमैक्स में देखिए मैंने आपको इंडिकेट किया है अपने नोट्स में कि Z फॉर जापान, JA फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैराइन और EX फॉर एक्सरसाइज। मतलब इंडिया और जापान की ये एक नेवल एक्सरसाइज है ना, और जो कि 16 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में स्टार्ट हुई है, और इसका आयोजन हुआ है क्योशो द्वीप जो कि पश्चिम में स्थित है, क्योशो पर। और भारत से INS सह्याद्री प्रतिभाग कर रहे हैं, और जापान से JS असाही और JS ओमी। ठीक है, तो इसमें आपको भी कुछ होमवर्क करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये पता करना चाहिए कि भारत और जापान के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इतना होमवर्क अपना करके आइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान योजना क्यों चर्चा में है? आपको पता होगा कि उड़ान योजना, उड़े भारत का आम नागरिक, ये हमने बहुत पहले सुना हुआ था।
तो इसका जो है प्रारंभ 21 अक्टूबर 2016 से हुआ था और इसका उद्देश्य था कि उड़े देश का आम नागरिक, देश के आम नागरिक भी जो फ्लाइट्स में अपनी जगह बना सके, वो भी अपने सपने को पूरा कर सके। इस योजना से जुड़ी हुई एक मूवी भी बनी हुई है सरफिरा, जो कि अक्षय कुमार की है। तो अगर आप इस योजना को समझना चाहते हैं तो इस मूवी को देखिएगा कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स के साथ में हमारे देश के नागरिक को आसमान तक पहुंचाने के लिए बहुत सी प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उड़ान योजना है 3.23 लाख उड़ानों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसने 9 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन फेलोशिप की शुरुआत किन देशों के सहयोग से की गई है? रामानुजन जो फेलोशिप है वो भारत और ब्रिटेन की सहयोग के साथ में इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चंस जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि 8 क्वेश्चंस के अलावा देखिए करंट अफेयर्स जरूरी नहीं, इतना ही नहीं है जितना मैं आपको अपने नोट्स में दे रही हूँ। करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा घटनाएं होती हैं और जरूरी नहीं है कि किसी भी एक वीडियो में या किसी भी एक नोट्स में आपको वो सारा सब कुछ मिल सके। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मैं 10 किताबें पढूं और उन्हें एक एक बार पढूं, इससे अच्छा है कि मैं एक किताब पढूं और उसे 10 बार पढूं। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, इसलिए हमें क्वेश्चन देख के ये तो लगता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उसका सही जवाब क्या है। और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप किसी एक चैनल पर टिककर, किसी भी एक, नहीं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही चैनल पर, किसी भी एक चैनल पर टिककर किसी भी एक नोट्स को एक बार नहीं कम से कम 10 बार रिवाइज करोगे और उनके कंटेंट को 10 बार देखोगे। तब कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी मूवी को, किसी भी सीन को अगर आप लगभग 3 बार देख लेते हो तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो सेव हो जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप नोट्स, मेरे नोट्स हों या कोई भी नोट्स हों, आपने कहीं से भी परचेस किए हों, अगर आप उन्हें लगभग 3 बार रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें 80% आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। लेकिन मैं यही आपसे कहूँगी कि अपनी स्टडी को और मजबूत बनाने के लिए आप बार बार वीडियोस देखिए, बार बार नोट्स को रिवाइज करिए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कीजिए। बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं, मेरे फैमिली में भी बहुत से बच्चे हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई कब करें, किस समय पर करें, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ सेव हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है। अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ जस्ट वॉच माई चैनल मायरा स्टडी पॉइंट, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हमें कब पढ़ना चाहिए जिससे चीज़ें हमारे माइंड में सेव रहें। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। ओके।